नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाटी। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हो गए। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के 5 साल बाद सरकार भी बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद आर्टिकल 370 को लेकर एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2 प्रस्ताव पेश किए गए। पहला प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, जिसमें जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की बहाली की मांग की गई, और दूसरा प्रस्ताव पीडीपी ने पेश किया, जिसमें आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग की गई। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने तो विधानसभा में 370 की बहाली वाला बैनर भी दिखा दिया। बीजेपी ने दोनों प्रस्तावों का जमकर विरोध किया है। इसे लेकर विधानसभा में दोनों पक्षों के बीच हाथापाई भी देखने को मिली। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली की मांग क्यों हो रही है। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के कुछ दिन बाद विधानसभा में यह नजारा देखने को मिलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटे हुए 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन कुछ पार्टियों के दिल में इसका दर्द अब भी बाकी है। चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ने आर्टिकल 370 की बहाली का वादा किया था। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और बाद में पीडीपी ने अपने अपने प्रस्ताव पेश किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस बहाली की बात थी, जबकि पीडीपी के प्रस्ताव में आर्टिकल 370 को बहाल करने की मांग। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए ही स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। बीजेपी ने दोनों ही प्रस्तावों का जोरदार विरोध किया। इसे लेकर विधानसभा में बीजेपी, पीडीपी और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बीच हाथापाई भी देखने को मिली। नौबत यहां तक आ गई कि मार्शल्स को बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकालना पड़ा। जो रेजोल्यूशन यहाँ पे मूव किया गया वो स्पीकर ने खुद ड्राफ्ट किया। उसके विरोध में हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक और गैर कानूनी जिसे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वापस लो। धारा 370 एक इतिहास है, धारा 370 एक हिस्ट्री है, उस पर अब कोई डिबेट नहीं हो सकती। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने तो विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली के पक्ष में बैनर तक दिखा दिया, जिस पर खूब हंगामा हुआ। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। पीडीपी और हमने जो है एक ही रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट किया है और टेबल करने की जो है डिमांड की है। एनसी का जो रेजोल्यूशन है उसमें उनके जो अलायंस पार्टनर हैं, उनके जो इंडिया अलायंस के पार्टनर कांग्रेस जो है वो कहते हैं कि इसमें जो है 370 और हमने 370 और 35A की बात नहीं कही है, हमने स्पेशल स्टेटस की बात। तो इसका मतलब है अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, तो उसमें जो है 370 और 35A का जिक्र नहीं है। इसी वजह से जो है हम एक सेपरेट रेजोल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के लिए पीडीपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। वो अगर आज 3 पे पहुंचे हैं, उसकी वजह यही है उनको लोगों की हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा करते हैं। और आज अगर हमारे पास स्पेशल स्टेटस नहीं है, उसकी जिम्मेवार पीडीपी है और सजाद लोन साहब है, जो उस वक्त उस कैबिनेट में बैठे हुए थे, उस सरकार में बैठे हुए थे जिस सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा खत्म हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे की गूंज महाराष्ट्र तक पहुंच गई। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने आर्टिकल 370 को लेकर विपक्ष पर निशाना साध दिया। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो, याद रखो तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कश्मीर में अब केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा, ये मोदी का फैसला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी,
धारा 370 हम वापिस नहीं आने। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। इसके बाद से जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव आया है। पहले के मुकाबले आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी देखी गई है। जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ रहा है और पिछले 5 सालों में वहां की इकोनॉमी भी डबल हो गई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में विकास की कई योजनाएं चलाई हैं। सवाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली क्यों चाहिए? इसके हटने से वहां के लोगों के जीवन पर क्या फर्क पड़ रहा है? क्या इस मुद्दे को जिंदा रखकर पार्टियां सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाह रही हैं? तो कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जज्बात भी हैं, जिसमें गुस्सा भी है, जिसमें कई तरह की चीज़ें शामिल हैं और फिर उस पर हमारा संविधान भी है, हमारा देश भी, और सबसे ऊपर देश। लेकिन आज चर्चा करेंगे, खुल के चर्चा करेंगे, खुल के बात करेंगे, दिल से बात करेंगे कि आखिर ये सब फिर क्यों हो रहा है। आज चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं हमारे कुछ विशेष अतिथि, जिनमें हैं बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता आबिद वानी साहब, राजनीतिक विश्लेषक गौहर गिलानी जी, राजनीतिक विश्लेषक याना मीर मैम और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह सर। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आबिद साहब, जैसा मैंने कहा कि आज बात थोड़ी दिल से करने की कोशिश करेंगे, सच में राजनीति से थोड़ी अलग हट के बात करेंगे। ये बताइए कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों ये प्रस्ताव लाना है और क्यों फिर से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना है, क्यों फिर से वही सब चीज़ें दोहरानी हैं? क्या राज्य की तरक्की, राज्य में शांति आपको अच्छी नहीं लग रही? देखिए विपिन साहब, पहले तो बड़ी खूबसूरती से आपने बयान किया कि कश्मीर, जहां तक कश्मीर की बात है, वहां पर एस्पिरेशनल पार्ट भी है, वहां पर पॉलिटिकल पार्ट भी है, वहां पर डेवलपमेंटल पार्ट भी है। ये अन्य राज्यों से थोड़ा सा मुख्तलिफ राज्य है और ये बात हमको माननी पड़ेगी। कई लोगों को ये जज़ब नहीं होती है, मगर बात यही सही है। और जहां तक आपने बोला कि क्या दिक्कत है, दिक्कत तो कोई नहीं। हमारी पहले से ही जो फाउंडेशन रही है पॉलिटिकल पार्टी की, वो रेस्टोरेशन ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी की होगी। तब रेस्टोरेशन ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी, चाहे वो फिर आर्टिकल 370 हो, 35A हो, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल्स राइट फ्रॉम 53 इरोड हुए हैं, उसके खिलाफ और हम स्पेशल स्टेटस की एडवोकेसी में खड़े हैं। तो जो 5 अगस्त 2019 को यूनिलैटरल डिसीजन लिया, जहां पर कोई भी विल किसी भी स्टेक होल्डर की प्रेजेंट नहीं थी, जहां पर किसी की मंजूरी नहीं थी, जिसे हम कहते हैं कश्मीर में एक जबरन निकाह था जो किया गया, उसी के खिलाफ हमने लोगों से वोट मांगा और वो हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन थी कि हम वो उस पे एक प्रस्ताव लाएं और वो हमने कर दिया। अब प्रस्ताव पे अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधारा है, वो अपना विचार रख सकते हैं, लेकिन जो हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन थी वो हमने कंप्लीट कर दी। ठीक है गौहर गिलानी साहब, अभी जो मैं सब बयान सुन रहा था उसमें तो पीडीपी और ये ही आपस में लड़ रहे हैं कि ये इनकी वजह से। अच्छा गौहर साहब, शायद उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। याना मीर के पास जाता हूँ। याना मीर, आपके मुताबिक ये समस्या, अभी आपने सुना वानी साहब को कि ये एक पुरानी चीज़ है। अब मुझे लग रहा है कि आज़ादी के इतने साल हो गए, उसके बाद भी अगर हम आर्टिकल 370 जैसी चीज़ रखें और स्पेशल स्टेटस रखें, तो फिर तो ये हम परमानेंट उपाय कर रहे हैं कि आप जो दूरियां कम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो दिलों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश के बीच में आपने परमानेंट रोड़ा खुद ही अटका के रखा है। वो कोशिश का कोई मतलब नहीं होता तब जब, अगर हम जज्बाती बात करें, अगर हम दिल की बात करें, अगर हम मन की बात करें, फिर क्या मतलब है? फिर तो ये दो मुही बात हो गई। देखिए, दो मुही बात तो ये भी है, आई डोंट सपोर्ट कि 370 वापस आए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम हैप्पी विथ थिंग्स। लेकिन अब मैं इन सारे सियासतदानों को ये पूछना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं कि इन्होंने अभी कहा कि ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रस्ताव रखने की, तो हमने रखी, तो ये ड्रामा करना ही इनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इन्होंने तो मैनिफेस्टो में ये भी कहा था ना कि महिलाओं को ये फ्री बस पासेस देंगे, फ्री सिलेंडर्स देंगे। 12 सिलेंडर मैं वेट कर रही हूँ, मेरे फ्री 12 सिलेंडर्स कब आएंगे घर पे। आपके जो मेन जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपको लोगों ने वोट्स दिए, वो 370 नहीं था, क्योंकि 370 किसी भी तरह से एक रेगुलर आम कश्मीरी को किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं करता। जो हमारे बेनिफिट की बातें हैं वो तो आपने की ही नहीं। इस तरह का रकस किया, और मैं किसी एक पार्टी का साइड नहीं लूंगी। मैं ये भी कहूंगी कि इवन बीजेपी वालों ने जो किया वो गलत किया। ना हमारे पार्लियामेंट में जय फलस्तीन बोलना सही है और ना किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में जय श्री राम बोलना सही है। वी आर अ सेक्युलर कंट्री, प्लीज गेट ऑन विद इट।
कम्युनल रेटोरिक कब तक चलेगा? लोगों ने इनको वोट दिया क्योंकि लोगों को भरोसा था महंगाई कम करेंगे, लोगों को भरोसा था कि जॉब जनरेशन करेंगे। इनकी मैनिफेस्टो में बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें दी हुई हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उस आधार पर लोगों ने इनको वोट दिया। लेकिन शायद उनको उन चीजों पर काम नहीं करना है, तभी तो ये जो घिसा पिटा मुद्दा है 370 का, इसको लाया जाता है। लेकिन मैं फिर भी एक और चीज कहूंगी, क्योंकि आपने ये पूछा कि देश से जुड़ने वाली बात, आई एम सॉरी टू से बट आसाम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना, इन सारों को स्पेशल स्टेटस है। तो जम्मू कश्मीर को अगर दे भी दिया जाता है या जम्मू कश्मीर के किसी बाशिंदे ने मांग भी लिया, मैं पर्सनली मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर किसी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे ने इसको मांग लिया तो क्यों ऐसे दिखाया जाता है भाई कि क्या वो इंडिया से नहीं जुड़ना चाहता, क्या वो इंडियन नहीं है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। सो दैट शुड स्टॉप फर्स्ट। जी नहीं याना जी, वो आपने जिन राज्यों के नाम लिए और जिनके स्पेशल स्टेटस की बात की, वो और जम्मू कश्मीर वाले स्पेशल स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब आई थिंक कि आपने रखा ठीक है, तो आपके इन्होंने मन में नया रेजोल्यूशन इसीलिए मांगा ना, तो इन्होंने यही तो मांगा है कि ठीक है, वो अगर रेस्टोर नहीं हो सकता तो नया रेजोल्यूशन ले आइए जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें एक स्पेशल स्टेटस देता है, Whatever it is। लेकिन इस रक्कस के तरीके से इसको नहीं मांगना चाहिए, ना इस पार्टी को ना इस। मुझे तो लगता है कि जम्मू के लोग आज अफसोस कर रहे होंगे कि किस तरह के नेताओं को उन्होंने चुना, जाकर वहां पर जी याना जी, गॉट योर पॉइंट। मैं धनंजय गिरी साहब के पास जाता हूं। धनंजय साहब, वो जो दृश्य दिखे हमें विधानसभा के अंदर के, ठीक है इन्होंने जो भी मांग रखी नहीं रखी, लेकिन वो उसकी नौबत कैसे आ गई? वो तो अच्छे दृश्य नहीं लगे बिल्कुल। नहीं विपिन जी, देखिए आप जनता को बरगलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने का जो ख्याल है और जनता को बरगलाने का जो काम ये कर रहे हैं, उसकी मजम्मत की गई, उसका विरोध किया गया। भारत की सरकार भारत के संविधान को मजबूत करना चाहती है। संविधान हमें यह दिखाने वाला नहीं, बल्कि जीने वाले लोग हैं संविधान के प्रति। और 370 का जो बातें हो रही है, जब सब 370 को वहां से जब खत्म किया गया, उसके बाद सब देखिए कश्मीर के लोग, आम लोग साना बसाना भारत के बाकी राज्यों के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज कुलांचे भरता हुआ कश्मीर है, लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार विकास की गंगा बह रही है, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ रही है, वहाँ के सीटें बढ़ रही है, मेडिकल की सीटें बढ़ रही है, आम पब्लिक जो है वो जमहूरियत को एंजॉय कर रही है। वहाँ लोग आज सबसे ज्यादा आप देखिए टूरिस्ट जा रहे हैं, 70% पत्थरबाजी कम हुई है, 80% मोर्टिलिटी कम हुई लोगों की। तो ये जनता को बरगलाना, और ठीक कर रही थी जब आप लेकर के आए, तमाम तरह के वादे लेकर के आए, उनको आप अमल में लाइए, उनको अमल में लाइए, वहां के लोगों को आगे बढ़ाइए। लेकिन चंद परिवारों ने कश्मीर को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा था। और मामला ये नहीं था कि कश्मीर का विकास हो, आम कश्मीरियत का विकास हो, एक आम आवाम का कुछ विकास हो। मसला बस ये था कि कुछ परिवारों का मामला चलता रहे। एक पार्टी थी जो कहती थी कि कोई यहाँ धारा 370 हटने के बाद कोई कांधा देने वाला नहीं मिलेगा, उसको इतने लोग में नहीं आए जितने लोग उसको कांधा दे सके। और यही हाल सबका होने वाला है। जो लोग वहाँ आम जनमानस की, आम आवाम की बात नहीं सुनेंगे, कश्मीर के विकास के साथ नहीं चलेंगे, डेवलपमेंट के साथ नहीं चलेंगे, बल्कि उनको इस तरह की घटना बना के रखेंगे। वो दिन हवा में जो पसीना गुलाब होता था, वो समय गुजर गया। जब 370 खत्म हो गई, बातें समाप्त हो गई। अब आप कश्मीर को आगे बढ़ाने की बात कीजिए, आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का और सकूं की कोशिश करिए, जो हमारी सरकार कर रही है। और लगातार आप देखिए G20 का समिट कराया गया, हम वादियों में अमन और चैन की कोशिश की गई है। लेकिन जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो हरकत के साथ हरकत में है, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनको कश्मीर की जनता आवाम माफ नहीं करेगी। कि आम आवाम अपनी चीजों को लेकर के चाहती है। नहीं ठीक है, चलिए आपके पॉइंट्स लिए। लेकिन मेरा तो सवाल ये था कि बिल्कुल वो ऐसे गुत्थम गुत्था लड़ाई झगड़ा और मारपीट वाले दृश्य क्यों आए, वो बात शांति से क्यों नहीं है? सतीश जी देखिए, दोनों पक्ष हैं इस चीज़ के। हम प्रजातंत्र के अंतर हैं और हम अपने संविधान की बात कर रहे हैं और जैसा हमारा देश है, ठीक है। इनकी एक बात ये वानी साहब की मैं मान भी लूं कि भाई हमसे उस तरह का सलाह मशवरा नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ आज उससे कश्मीर की हालत बदली, जम्मू कश्मीर की हालत बदली। आज वहाँ बेहतर है पहले से, चाहे शांति का मामला हो, चाहे प्रगति का मामला हो, चाहे इवन जॉब्स का भी मामला हो। जो नंबर्स हैं, जो चीज़ें हैं, वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लग रही, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन क्या फिर ये नियत का सवाल नहीं है कि आप तब भी उस चीज़ को उस तरीके से विरोध कर रहे हैं कि ये आपने क्यों हटा दिया, ये आपने कैसे कर दिया? आप अपनी बात रखिए, लेकिन दूसरे पक्ष को भी तो फिर मानिए कि हाँ ये भी तो हो रहा है। देखिए विपिन जी, मेरा जो इस पे कहना है वो तो दो चार पॉइंट है। सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के
लेजिस्लेचर में जो कुछ हो रहा है उसकी उतनी गूंज वहां नहीं होगी जितनी महाराष्ट्र में होगी, और हो भी रही है। प्रधानमंत्री ने खुद इसको पकड़ लिया है, क्योंकि 370 धारा जो है हटाना भाजपा का एक मुकुट है, और मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए 370 दुखती लग रहा है। ये एक बात को समझा जाए, जैसे ही जम्मू कश्मीर, मेरी आशंका थी कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही विपक्षी सरकार बनेगी वो भाजपा के फायदे में जाएगा, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की चीजों को पूरे देश में उसको उछालेंगे और उछाल रहे हैं। तो एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि तीन बात कि स्पेशल स्टेटस की 370 बहाल करो, या एक और चीज जो है अति महत्वपूर्ण है, वो ये है कि तमाम जमहूरी पार्टियों ने ये कहा है कि जो राज्य का दर्जा है जम्मू कश्मीर का उसको बहाल करेंगे। सबने कहा, बीजेपी ने भी कहा है, तो आप दीजिए उसको, इससे विश्वास अर्जित होगा। स्पेशल स्टेटस की बात की तो वो मैडम याना मीर जी जो कह रही थी वो बात सही है कि 371 में कई राज्यों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, वो वाला भी तो हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। 370 नहीं, 370 तो अब नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। मैं भी इस पक्ष का था कि 370 हटना चाहिए। एक तरफा हुआ, वो जो कुछ भी हुआ वो ठीक है, इसीलिए इतना देर में चुनाव हुआ। तो मेरा ये कहना है कि 370 जो है वो एक राजनीतिक मुद्दा है और होना जाना तो है नहीं, ये तो सबको मालूम है। और आप एक चीज देखेंगे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस के स्टैंड में भी परिवर्तन आया। वो स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, वो 370 हटाने की बात ही नहीं कर रहे। मुझे तो इस बात की आशंका है विपिन जी कि अगर जिस तरह के हालात इस वक्त फिर से वैसे ही बन रहे हैं, जिसमें आतंकवादी गतिविधियां भी बढ़ी, 8-10 तो मैंने देखा है सरकार नहीं बनने के बाद, ये सब कुछ हो रहा और इस प्रकार का मुजाहरा हो रहा है वहां के लेजिस्लेचर में। हमें तो लगता है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, फिर वो कितने दिन तक वो सरकार चलेगी या चलने दी जाएगी। तो इसके कई पक्ष हैं, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का ये तो बहुत पहले से एजेंडा था 370 हटाना। वो उसको पूरे देश में जो अभी वर्तमान नैरेटिव ले जा रहे हैं वो उसमें तो और वो उसको उछालेंगे, पूरी तरह से उछालेंगे। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस बात को उठाया अंबेडकर जी का नाम लेकर के कि महाराष्ट्र में अंबेडकर जी का नाम ये संविधान से जोड़ करके, और अंबेडकर के नाम पर राहुल गांधी भी इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं कि जब ये गरीबों की बात करते हैं तो आप जो है अंबेडकर जी का अपमान करते हैं। तो ये मुद्दा जो है, ये 370 जो कश्मीर का मुद्दा है, ये सब बहुत उछलने वाला है और ये कम से कम चुनावों तक तो उछलेगा। और एक और बात, एक और कई फॉल्ट लाइंस भी हैं, कई फॉल्ट लाइंस हैं। अब जैसे भाजपा अगर 370 वाले मुद्दे को उछालेगी तो जो शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट है उसने तो 370 हटाने का समर्थन किया था। तो ये राजनीतिक फॉल्ट लाइन को पकड़ के हाँ, सिर्फ राजनीति होनी है और कुछ नहीं होना है, और होना जाना कुछ नहीं है। हाँ, स्टेट दर्जा होना चाहिए और स्पेशल स्टेटस जो 370 वो स्टेट का दर्जा तो खैर हाँ अपने आप में एक अलग अलग वो मांग है, और वो तो जैसा आपने भी बताया और वो वक्त वक्त पे आता रहा है कि उनको दे दिया जाएगा। वो एक क्रमशः तरीके से दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, टाइमिंग क्या होंगे, उस पर सवाल किया जा सकता है, लेकिन वो तो बात कही जा चुकी है कि वो इनको मिलना है। वानी साहब, फायदा होगा। जी बिल्कुल। वानी साहब, तो देखिए जो अभी सतीश जी भी इंगित कर रहे थे, मैंने सोचा था वो चीज मैं बाद में लेकर आऊंगा कि अभी इवन आपने तो जो बात रखी है वहां पर पटल में, आप लोगों ने ही उसके अंदर 370 35A इसको लेकर, और उसमें आपने स्पेशल स्टेटस का जिक्र ही नहीं, स्पेशल स्टेटस का जिक्र किया है, इन धाराओं का जिक्र ही नहीं किया। तो आप ही का मामला गोल गोल घूमा हुआ है। आप सच में ये चाहते हैं कि आपके इसके पीछे की मंशा कुछ और है? विपिन साहब, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बोला था कि आर्टिकल 370 इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पेशल स्टेटस। ये ठीक है, चलिए ये भी मान लिया, ठीक है, मान लिया कि वो उसमें निहित है, ठीक है, मान लिया। अब 3 बुलेट पॉइंट्स हैं हमारे इस प्रस्ताव में। पहले, गारंटीज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है उनके सेफगार्ड्स।
उसके बाद कंडेम हमने किया है यूनिलैटरल मूव को, और तीसरा जो है वर्किंग आउट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म विद डिस्कशंस विद ऑल स्टेक होल्डर्स। ये करना बहुत जरूरी है। ये प्रस्ताव विल ऑफ द पीपल असेंबली में रख रहा है। दूसरा इसका जो मरहला होगा, उस मरहले में हम सभी स्टेक होल्डर्स से एक कंसेंसस बनवाएंगे। तीसरा जो इसका मरहला होगा, उसमें ये रेफरेंस पॉइंट, ये डॉक्यूमेंट बनेगा, और जब एक कॉर्डियल माहौल, चाहे आज की सरकार जो भाजपा की सरकार सेंटर में है, या फिर कल को यूपीए या कांग्रेस की सरकार बने, उन सरकारों के साथ विवाद करके, बातचीत करके, डिस्कशंस करके हम इसको अपनी प्रिस्टीन फॉर्म में आगे इस लड़ाई को लेना भी चाहते तो हैं। मुझे ये बताइए आबिद साहब कि आप चूंकि वहां की एक मेजर पार्टी हैं, इस वक्त तो सरकार में भी हैं, आप जम्मू कश्मीर की भलाई चाहते हैं कि उसको वहीं रखना चाहते हैं जहां वो सालों से पड़ा हुआ है? आप अभी भी उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं कि हमसे सलाह मशवरा नहीं किया। इतने साल सलाह मशवरा के हो गए, आपने पत्ता हिलने दिया? उससे तो आज बेहतर स्थिति में पहुंची ना चीजें। विपिन साहब, बेहतर स्थिति का मतलब मैं आपको समझाता हूं। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद 18.6% पे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। एमएचए का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, आप खुद चेक कर लीजिए। जबकि नेशनल एवरेज 11.4 टू 9.4 में वेरी कर रही थी। उसके बाद एनसीआरबी का डेटा आता है, अगेन एमएचए का रिप्लाई है, 456 सुसाइड केसेस हैं डायरेक्टली लिंक्ड टू अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। तीसरा मैं नुक्ता आपको बोल देता हूं, एमएचए का फिर से रिप्लाई है राज्यसभा में, खुद चेक कर सकते हैं कि 356 करोड़ पे हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई है, जबकि 2018 में ये 856 पे थी। तो अगर ये रिजल्ट्स आर्टिकल 370 ने दिए हैं, तो कोई भी कश्मीरी ये नहीं चाहेगा कि आर्टिकल 370 वापस ना आए। उसके ऊपर से मैं बोल देता हूं, जो आप टेररिस्ट और मिलिटेंट अटैक्स का बोल रहे हैं, मैं हाल ही में आपको बोलूंगा, पिछले 1 महीने से 18 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं। उनकी जिम्मेदारी सीधे यूनियन होम मिनिस्ट्री को लेनी चाहिए। अभी सतीश जी बोल रहे थे, देखिए आपने कुछ एक आंकड़े गिनवा दिए। आंकड़ा ये भी है कि वहां की इकोनॉमी पिछले 5 साल में डबल हुई है। वहां आंकड़ा ये भी है कि वहां तमाम तरह की घटनाएं, चाहे आतंकवादी हमले हों, चाहे पत्थरबाजी हो, छोटी से बड़ी से, कंपैरेटिवली वहां पर बहुत ज्यादा अमन और शांति आई है। वहां पे इन्वेस्टमेंट की फिगर भी मैं अभी आपको दे दूंगा जो आपने बताई, उसके ऊपर भी। लेकिन अगर आप इस चीज को यह स्वीकार करेंगे 4 नंबर्स गिना के, तो फिर तो मुझे यह आपकी बात और पुख्ता हो गई कि आप चाहते ही नहीं है, क्योंकि आप एक बड़े पिक्चर को सिर्फ इसलिए निगलेक्ट कर रहे हैं 2-3 फिगर्स देकर। मैंने अपने आंकड़े नहीं दिए, मैंने एमएचए के आंकड़े दिए हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं। अब आप जो बोल रहे हैं अलगाववाद और आतंकवाद, देखिए नक्सलिज्म तो 17 स्टेट्स में। ठीक है धनंजय गिरी साहब, क्योंकि वो मुझे पता है वो भी तैयारी करके आए होंगे। ठीक है, उसको आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि एक लगातार हम दोनों बात करेंगे वो ठीक नहीं है। धनंजय गिरी साहब ये आंकड़े गिना रहे हैं, 3-4 आंकड़े बोल रहे हैं एमएचए से आए हैं, और एक बड़ी पिक्चर। ठीक है, अभी वो उनका एक प्रेरोगेटिव है, वो क्या बात करे क्या ना करे, लेकिन ये सारे आंकड़े गिना के इनका कहना है कि वहां कोई प्रगति नहीं हुई है और अभी वहीं का वहीं है पूरा मामला। झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन जिसका किरदार ही शर्मसार करने वाला हो। आप देखिए, आप एमएचए के डाटा वहां पर 18-22% अनएम्प्लॉयमेंट था, 28% अनएम्प्लॉयमेंट रहा है, आज 12% पर आ गया है, आज 12% पर आ चुका है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट डबल से 3 गुना इन्वेस्टमेंट हुई है। 800 सीटें तो मेडिकल, भाई साहब आप भाईजान आप बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था क्या? भाईजान आप सारे गलत बोल सकते हैं, आप मुझे झूठा तो नहीं बोल सकते। आप दिखा दीजिए ना, आप मैं एमएचए का डेटा पढ़ रहा हूं, आप डेटा मंगवा लीजिए, दिखाइए ना डाटा। आप घर में आपको एमएचए मंगवा लीजिए, आपको तो फैक्ट चेक कर रहे हैं ना, आप गूगल खोलिए। अभी देश कितनी जनता देख रही है, आप देखिए मेरे पास एमएचए के सारे डाटा। आप दिखाइए कौन सा डाटा दिखा रहे हैं, आप दिखाइए ना। आप आटा में सान के डाटा लाए घर से, तो वाणी साहब देखिए डेटा ठीक है, आप डेटा भी आपको दे देंगे, डेटा की कोई बात नहीं है, लेकिन जो मोटी बात है, क्या ये बात किसी से छिपी है कि पिछले जब से ये 2019 से चीज हटी है तब से वहां कितनी शांति आई है, वहां पे प्रगति आई है, वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, वहां पे कितने फॉरेन विजिट्स हुए हैं, वहां पे टूरिस्ट का नंबर बढ़ा है, तमाम चीजें तो हुई हैं, लेकिन और चुनाव भी हो गए आपके, ये भी तो उसका हिस्सा है। हम चुनाव से पिछले 10 साल से मैं पूछे, तो आप ये कोई फेवर कर रहे हैं कि चुनाव हो गए जम्मू कश्मीर में? ये तो हमारे लिए शर्मनाक बात है कि 10 साल लगे हमें चुनाव करने में। नहीं तो जो स्थिति थी वो किसकी वजह से? देखिए मैं बहुत इसमें गर्मा गर्म तरीके से मैं चिल्ला चोट करके बहस नहीं करना चाहता हूं वाणी साहब, लेकिन जो स्थिति बनाई उसके पीछे फिर किसका हाथ है? आपको क्यों एक देश के अंदर 2 संविधान 2 विधान चाहिए? क्यों आप इस देश का अभिन्न अंग नहीं है?
देखिए वो संविधान ने तो दिया था, वो तो वही बाबा साहब अंबेडकर साहब ने दिया था, जिनकी बात आज नरेंद्र मोदी साहब। हाँ, तो उस संविधान में वक्त के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से परिवर्तन करने की शक्ति संसद को भी उन्हीं बाबा साहब ने दी है। वो डिबेटेबल है। विपिन जी, हाँ जी धनंजय साहब। विपिन जी, बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्था की थी उसमें साफ साफ लिखा था टेम्पररी एंड ट्रांजिटरी। ये टेम्पररी था जो समाप्त हो गया, और उसको समाप्त करने के प्रोविजन भी बाबा साहब ने ही दिए थे। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, भारत की पग पग भूमि हर भारतीय की है। जितना जितना कश्मीर इनका है उतना हमारा है, जितनी दिल्ली हमारी है उतनी इनकी भी है, उतना कन्याकुमारी भी इनकी है, उतना कश्मीर भी हमारा। ये एक एक व्यक्ति जो भारत से जुड़ा हुआ है, इसकी माटी से जुड़ा हुआ है, वो ऐसा ही महसूस करता है और ऐसा ही महसूस करना चाहिए। और हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा और सारा का सारा है। अगली लाइन ये भी सुन लीजिए कि और का सारा है वो। जब और दूसरी बात ये जो कह रहे थे, जो फर्जी डाटा दे रहे थे, आप एक इलेक्शन का रिपोर्ट देख लीजिए, कितना गुना इलेक्शन में ज्यादा लोगों ने वोटिंग की है। और इसके बाद आप जो 65-70 साल से आप लगातार जिस तरह से वहां पर जिस तरह से जो घटनाएं हो रही थी, जो आतंकवाद की घटनाएं कर रहे थे, जिस तरह से वहां आतंकवादियों का बोलबाला था, आज अमन चैन कायम हुआ है, पीस आ गई है वहां पर। और तमाम तरह के रोज पत्थरबाजियां होती थी, आने वाली नस्लें खराब हो रही थी, वो स्कूल के बस्ते में पत्थर लेकर के जाती थी। आज 370 खत्म हुआ, पत्थरबाजी के दिन गुजर गए, 800 तक सिर्फ मेडिकल की सीटें बढ़ी है। एक लगातार 3 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बार 28% वहां पहुंचा था, आज 12% पर आया हुआ। और देश का अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कौन देता है? अगर आबिद अली सिर्फ इतना बता दे तो मैं इनकी बात मानूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा भारत में जारी कौन करता है? जो आप कह रहे हैं ना कि एमएचए की रिपोर्ट है, आप बता दीजिए सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का डाटा कौन सी एजेंसी भारत सरकार की देती है? कम से कम इतना बता दीजिए। झूठ बोलने के लिए कुछ बेसिक जानकारी रखिए भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, इसकी जानकारी रखिए। ठीक है याना मीर, क्योंकि आप उस स्टेट को भी रिप्रेजेंट करती हैं, आप वहां से पत्रकार भी हैं, मुझे बताइए कि वहां का आम जनमानस पिछले 5 साल में क्या बेहतर हुआ है या बदतर हुआ है? हाँ ठीक है, डेटा की बहस होती रहेगी, वो तो कहीं से कहीं तक निकल के जाते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड पे क्या हुआ है? ग्राउंड पे ये हुआ है कि लॉ एंड जो सिक्योरिटी की आपने बात की उसमें स्टार्क इंप्रूवमेंट है और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और इसी वजह से 370 के खिलाफ जिन लोगों ने भी अर्जी दी थी उन सब ने एक एक करके अर्जियां वापस ले ली हैं। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद देखा कि सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है और इसमें कोई दो राहें नहीं है। मगर हाँ, जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अब इसमें 2 चीजें हैं। मैं आपको बता दूं, जो जॉब सीकर्स हैं, ठीक है, जो जॉब हंटर्स हैं, अब आप पहले उनकी अगर बात करेंगे तो ये बात सच है कि 2017 में जहां 13% अनएम्प्लॉयमेंट थी वही आज चढ़ के 26% के आसपास हो गई। तो अनएम्प्लॉयमेंट है बुरी तरह से। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे एमएसएमई की रजिस्ट्रेशंस अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग जो है जॉब से हटकर, जॉब हंटर्स से हटकर जॉब जनरेटर्स बन रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एमएसएमई की रजिस्ट्रेशंस इतनी बढ़ गई, खास करके औरतें इतनी सारी रजिस्टर कर रही हैं आजकल। दे आर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। जो लोग एक जमाने में पत्थरबाजी करते थे, आज उनके हाथ में पत्थर नहीं, आज उनके हाथ में लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं और वो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। दे आर डूइंग बिजनेसेस। आप खुद ही देख लीजिए, 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई थी पिछले साल, जिसमें से 35% औरतें हैं, महिलाएं आर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो ये एक इंप्रूवमेंट है, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हैं। एंड मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इससे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जस्ट चाहते हैं कि वहां पे हालात सुधरे इन टर्म्स ऑफ आजकल जिस तरह की सिक्योरिटी अटैक्स हो रहे हैं वहां पर, वो बंद हो जाए। लेकिन ये भी सच है कि जहां पर 250-250, 400 युवाएं जाकर टेररिज्म रैंक्स ज्वाइन करते थे, आज मतलब जम्मू कश्मीर की मैं बोल रही हूं, लोकल्स आज 4-5 भी नहीं है, जो भी है वहां पर फॉरेन टेररिस्ट हैं। तो ये जो सुधार आया है ये 370 के हटने के बाद ही आया है। जहां पर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हम इंप्रूवमेंट लाएंगे, वहां पर उन्होंने लाए। ठीक है, कोविड के इंपैक्ट की वजह से और कई सारी चीजों की वजह से जिस तरह की जॉब जनरेशन की उन्होंने प्रॉमिस की थी वो नहीं कर पाए, दैट इज ट्रू। शायद उसी की वजह से, हालांकि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया है, लेकिन बीजेपी पे लोगों ने पूरी तरह से भरोसा नहीं किया, क्योंकि बीजेपी भी पूरी तरह से अपनी प्रॉमिसेस पूरी नहीं कर सकी। और मैं एक और बात आपको बताऊंगी
कि ये कम्युनल रेटोरिक जो है ये सबसे ज्यादा पॉइजनस साबित हो रहा है। ये कम्युनल रेटोरिक को रुकना बहुत जरूरी है। जब तक अगर इन लोगों ने, जो अब हम लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर फिर से बात करें, अगर इन लोगों ने भारत माता की जय बोला होता तो मैं इनके साथ होती, लेकिन क्योंकि इन्होंने जय श्री राम बोला, ये जो है ये बहुत गलत हुआ है। एंड आई विल, विपिन जी, आई एम सॉरी, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, हम धनंजय जी से बीजेपी के नहीं, एक सेकंड, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी कहूंगी कि सिलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो मत कीजिए कि एक जगह जो है हर भारतीय को बिलोंग करती है, ये वो अंबेडकर जी ने ये कहा, अंबेडकर जी ने वो कहा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि वी आर अ सेक्युलर कंट्री, लेकिन बीजेपी के नेता एमएलएज ये भूलते जा रहे हैं और इस तरह के स्लोगनियरिंग ये बहुत ही गलत गई है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि आपके जो जम्मू साइड भी है, अगर इनको ये लग रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम करके जम्मू को कश्मीर से अलग कर देंगे, मैं आपको बता दूं कि जम्मू में भी राजौरी, किश्तवाड़, डोडा ऐसी जगह है जब मेजॉरिटी मुस्लिम्स है और इनको भी धक्का लगा होगा। ये भी आपके वोटर्स हैं, बहुत सारे मुसलमान भी आपके वोटर्स हैं और इन सबको धक्का लगेगा कि ये कम्युनल रेटोरिक आपने नहीं रोका। धनंजय साहब, याना का दर्द है कि आपने अच्छे काम किए, आपकी पार्टी ने अच्छे काम किया, आपकी सरकार ने अच्छा काम किया, 370 हटा के अच्छा काम किया, बहुत सारे इंप्रूवमेंट भी गिन रहे हैं, लेकिन उनको कुछ चीजों पर आपत्ति भी है। देखिए विपिन जी, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। अगर किसी का असहमति है तो उसको नोट डाउन किया जाएगा, उसको असहमतियों का भी सम्मान किया जाएगा। लेकिन जो बात कर रही है, राम की बात हो, राष्ट्र की बात हो या किसी की और भी नारे की बात हो, हम किसी के खिलाफ कभी कोई नारा नहीं लगाते। कभी किसी मजहब का, किसी भी धर्म का, किसी का अपमान सनातनी संस्कृति हमें सिखाती ही नहीं। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर बोलते हैं, आपको ठेस नहीं पहुंचती क्या? जम्मू वालों को ठेस नहीं पहुंचती? जो हमारे हिंदू भाई बहन है जम्मू में, क्या उनको ठेस नहीं पहुंचती अगर वहां पे किसी ने नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर बोला होता? तो ये तो गलत, आपको मानना पड़ेगा। आपका रेटोरिक कम्युनल हो रहा है। जो गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए, बजाय इसके कि उसको हाईलाइट करें, बजाय इसके कि जो एनसी ने बुरे काम किए हैं उसको हाईलाइट करें, आप लोग ये कम्युनल रेटोरिक उठाते रहते हो बार बार, और मुस्लिम वोट शेयर आपका कम होता जाएगा इस तरह से। हमने पूरी कोशिश की थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अच्छी नियत रखती है कश्मीरियों के लिए, उसको कश्मीरियों तक लाया जाए, उनको अवेयर किया जाए। लेकिन अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो आप तो उसको कंडेम भी नहीं कर रहे हो। नहीं, मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना और क्या कहा, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र। अगर किसी बात पे आपकी असहमति है तो उसको नोट डाउन किया जाएगा और उसको ध्यान में रखा जाएगा। मैंने यही कहा आपको इसके पहले। और दूसरी बात ये कही कि भाई जब ये इस राष्ट्र में, और हम तो किसी के खिलाफ नहीं, किसी के अगेंस्ट कभी कोई बात नहीं कही जाती है, क्योंकि सनातनी संस्कृति सिखाती नहीं कि किसी के खिलाफ कोई बात हो। हम तो कहते हैं एकम सत विप्रम बहुधा बदंती, सच एक है, उसको पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। हम तो माईवे और हाईवे की कभी बात ही नहीं की, कभी किसी तरह की कोई घटना हुई ही नहीं। और हमारी संस्कृति में धनंजय जी, कश्मीर ठीक है याना, आपका पॉइंट भी नोट हुआ और वो आपको ये रेटोरिक बंद कर दीजिए, आपके ऊपर आश्वासन भी दे रहे हैं कि वो आपकी बात सुन रहे हैं। एक सवाल मैं सतीश जी के पास लेके जाऊंगा। सतीश जी, अभी आपने इसका एक पॉलिटिकल फॉलोआउट बताया कि वो महाराष्ट्र तक सुनाई दे रहा है, यहां भी तो पॉलिटिकल पार्टी है जो ये सब कुछ कर रही है, उनकी मंशा क्या है इसके पीछे, उनको इससे क्या मिलना है? देखिए, हमारे राजनीतिक दल चाहे जम्मू कश्मीर के हों, चाहे देश में और बाकी जगहों के दल हों, इन लोगों ने नियम, कायदे, कानून, बात, विचार आदि आदि आइडियोलॉजी सब को छोड़ दिया है। खाली कुर्सी की लड़ाई में बस कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए। और अभी जो मीर साहिबा कह रही हैं, बहुत हद तक बहुत अच्छी बातें बोल रही हैं वो। अगर आप कम्युनल रेटोरिक से, चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से, कम्युनल रेटोरिक से बटोगे तो कटोगे। ये क्या है? ये क्या है भाई? सब एक है क्या? ऐसे क्या बोल रहा है? कौन काट देगा, कौन बटेगा? तो मतलब ये कहां हम जा रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये तो बहुत हालत खराब है। दूसरी बात कि जो आपने पॉलिटिकल बात कही 370 का हटाना, मैंने पहले कहा उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। भाजपा बीच में 4 महीने के मध्यांतर के बाद फिर से उसी रंग रंगत में लौटी है जो पहले थी। उसी में आप बटोगे कटोगे का एक दौर नया चला है। तो उस लिहाज से आप ये कहो कि कश्मीर का जीडीपी जो है 50% हो गया और ये हो गया, वो हो गया, बड़ा ग्रोथ हो गया, फलाना ठिकाना सब हो गया, काम नहीं करता वो। आपको बंदूक के साथ दिल भी जीतना है।
और दिल को जीतने के लिए जरूरी है कि आप लोगों को जोड़िए। कश्मीर के विकास का मतलब है कश्मीरी लोगों का विकास। ये मत देखिए कि इन्वेस्टमेंट यहाँ आ गया, किसका इन्वेस्टमेंट आया, ये सब क्वेश्चन होंगे। तो आपको 2 लेवल पे काम करना है कि दिल भी जीतना है, उनको मिलाना भी है, उनकी कश्मीरियत भी बरकरार रखनी है, और साथ में अपना जो सिक्योरिटी है देश का संविधान है, 370 हटा है, तो सब लोगों को जोड़ करके चीजें करो ना। और ये नहीं कि एक तरफा नैरेटिव दे दे के आप जबरदस्ती कुछ करने का प्रयास करोगे तो कुछ दिन तो सब चलता है, लेकिन नहीं बहुत दिन तक ये चीजें नहीं चलती है। तो मैं इसको इस पर्सपेक्टिव में देखता हूं कि भाई आप में बहुत ताकत है, लेकिन फिर भी ताकत का इस्तेमाल बेजा नहीं होता, कभी कभी किया जाता है, बाकी चीजें काम हो जाता है। तो सबको मिला के चलने की जरूरत है। और ये जो रेटरिक और जिस तरह के बयान और ये वो चल रहे हैं, वो तो हमको लगता है पूरे मुल्क के लिए ठीक नहीं है, चाहे इधर से चाहे उधर से, चाहे अगर ओवैसी बोलते हैं चाहे इधर से बोलते हैं, कोई दोनों दक्षिणपंथी बोलते हैं, सबका वही हाल है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। लेकिन कश्मीर, जब जैसा डिबेट की शुरुआत में बात हुई थी कि यहाँ जज्बात भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे मसले भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज भी हैं, यहाँ पर एक ऐसा हिस्ट्री का फॉल बैक है जिससे लड़ते लड़ते इतने साल निकल गए। लेकिन क्या इसका कोई उपाय है? क्या इसे प्यार से जीता जाए? क्या इसे संविधान के रास्ते जीता जाए? क्या इसे किसी और तरीके से हल करने की कोशिश की जाए? क्योंकि लोग तो सब अपने हैं, देश भी पूरा अपना है। हाँ, कुछ लोग बात करें कि नहीं हिस्सा नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो बातें चलती नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद क्या वो चीज़ हो सकती है, क्या वो अप्रोच हो सकती है जिसमें अमन, चैन, प्रेम, प्यार, अपनापन सब कुछ आए? एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखें। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बात हो रही है कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, जहां पर 370 पर सवाल बवाल सब हो रहा है। ब्रेक से पहले काफ़ी सारी बातचीत हुई और जैसा हमने कहा कि अब तो हम तो दिल को जोड़ने वाली बातचीत यहाँ करना चाह रहे हैं। खैर, सभी को मौका है बात करने का, सभी को अपने पॉइंट्स रखने का अधिकार भी, और उसी पे बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। यानामीर, ब्रेक से पहले एक बात सतीश जी ने कही थी कि दिलों को जोड़ने वाला काम करना चाहिए। तो दिलों को जोड़ने की तो कोशिश हमेशा हो रही है, क्या उसके बीच में आ जा रहा है? पार्टीज, पॉलिटिक्स या कुछ और? आई थिंक ग्रीड उसके बीच में आया जा रहा है विपिन जी। बिकॉज आप देखिए, आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर गुजरात में अल्कोहल बैन हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर में खास करके, जब कश्मीर की सोसाइटी इज अ बिट कंजर्वेटिव इस्लामिक सोसाइटी है, तो वहां पर क्यों जबरदस्ती दारू के ठेके खोले जा रहे हैं? जस्ट गिव मी एन आंसर, व्हाई इज इट सो नेसेसरी? क्या इतना जरूरी है? जब ऐसी चीजें, अच्छा आर्टिकल 371 की बात करते हैं, जब गोवा में लैंड लॉज ऐसे हैं कि गोवन सिटीजन्स को पहला हक है उस पर, तो कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता? तो इस तरह की चीजें अगर आप इन पर अमल करेंगे तो जाहिर बात है कोई भी कश्मीरी कोई पागल थोड़ी है कि कहेगा हमें 370 वापस चाहिए। आम इंसान को यह नहीं पता कि इस तरह की चीजें 370 का इनसे कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी ये चाहता है कि भाई हमारा जो कल्चर है वो बचा रहे, हमारी जमीनें। आप इनके घरों में जाकर बुलडोजर चला देंगे, फिर आप इस तरह की चीजें करेंगे, फिर ऑब्वियसली वहां पे तो गुस्सा फूटेगा ही। और ये सिर्फ कश्मीर में नहीं है, तो ये बार बार बोलना कि याना ऐसा क्यों होता है कि जब ये गुस्सा, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं फिर सीधे उस पे चला जाऊं कि मैं तो आपका हिस्सा ही नहीं। देखिए, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। अब मैं थोड़ा आपकी बात को भी लेकर आऊंगा। सारी बातें जायज, सब कुछ सब होना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि जरा सा गुस्सा आ जाए तो मैं आपसे अलग हूं, मैं आपका हिस्सा नहीं हूं। 370, 350 हम नहीं बोलते विपिन, यही तो प्रॉब्लम है। कश्मीरी नहीं बोलता कि हम हिंदुस्तान से अलग हैं, ये हिंदुस्तानी बोलते हैं कि इनको बोलो पाकिस्तान चले जाएं, या हमें बोला जाता है। नहीं, तो ये भी बात उतनी गलत है। नहीं याना, ये बात भी उतनी गलत है। तो आप जिन कश्मीरियों की बात बोल रही हैं कि वो नहीं बोलते, तो वैसे हिंदुस्तान में भी कोई नहीं बोलता, ये गलत बात। कश्मीरियों को कौन मानता है विपिन जी? आज मुझे बताइए, किसी ने वोट दिया? जमाते इस्लामी को वोट दिया? खड़े थे ना इलेक्शन में, किसी ने वोट दिया? किसको वोट, सीएम किसको बनाया हमने? जस्ट गिव मी क्लियर आंसर। एक ऐसा इंसान जिसकी बीवी भी हिंदू है, जिसके बच्चे भी आधे हिंदू हैं, तो जब हमने उसको एक्सेप्ट किया एज अ सीएम, दैट क्लियरली शोज। एंड चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या उनके बेटे हो, उन्होंने हमेशा नेशनलिज्म की मिसाल दी है। उन्होंने कभी खुद को अलग नहीं बताया, बस स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया दूसरे स्टेट्स में भी है।
अगर आप चलिए स्पेशल स्टेटस भी ना दे, अगर इन चीजों को रिस्पेक्ट किया जाए, लैंड राइट। नहीं तो ये लोगों के दिमाग में इतना स्पेशल स्टेटस और 370 क्यों आ गया? वो क्यों नहीं हटता इतने सालों में? वो उसी चीज पे क्यों अटकी हुई चीज है? वो प्रॉब्लम है। विपिन साहब, मैं बात नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको अभी समझाया, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर उनका ध्यान रखा जाए, कल्चरली अगर एम्पावर किया जाए कश्मीर, याना आप तो मेरी उनको बात सुनिए, हक आप मेरी दिया बात जाए। सुनिए, एक मिनट के लिए मुझे बोलने दीजिए। भारत में इतने सारे राज्य हैं, 27 से ज्यादा राज्य हैं, वहां पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। वहां के लोगों को कश्मीर से भी ज्यादा इशू हैं कुछ राज्यों में तो, लेकिन वो अचानक से इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं आ जाते कि बस अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो हम सीधे वहां जाएंगे। अंतर समझिएगा इस सिचुएशन को। मैं गहरी नहीं, ये जिस तरह की बात होने लग जाती, वहां पाकिस्तान की बात कौन कर रहा है? मैं पाकिस्तान की बात नहीं कह रहा हूं, मैं उस थॉट प्रोसेस की बात कह रहा हूं कि तुरंत आपको लगने लगता है कि अलग है सब कुछ। अलग कुछ भी नहीं है, सब एक ही जगह है। क्या आप नागालैंड वालों को अलग समझते हैं? वहां भी अल्कोहल, हमें एक एक चीज की बात करते हैं। अरे आप कहां अल्कोहल में अटक गई हैं? नहीं, मैं एक चीज की बात कीजिए, डोंट जनरलाइज एवरीथिंग। मैं बोल रही हूं, अगर किसी बिहारी ने कहा कि मुझे अल्कोहल नहीं चाहिए अपने स्टेट में, ये तो थोड़ा सा अच्छा ठीक है सतीश, क्या वो खुद को अलग बता रहा है? और एक चीज विपिन जी, अगर आपको कोई चीज से नाराजगी है, क्या मैं आपको बोलूंगी गो अवे, गो बैक टू नेपाल? क्या मैं आपको बोलूंगी? नहीं। लेकिन आप मुझे बोलेंगे आप खुद को अलग समझ रही, आप खुद को भारतीय नहीं समझ रही, गो टू पाकिस्तान। ये चीज ये जो गो टू पाकिस्तान वाला है ना, ये आम जनमानस की भाषा नहीं है। हो सकता है कि आपको सुनने में आता हो, लेकिन ये आम जन, जैसे आपने अभी कहा ना, आपको भी सुनने में आता होगा कि हम खुद को अलग समझते हैं हिंदुस्तान से। हम नहीं समझते खुद को अलग हिंदुस्तान से। सबने हिंदुस्तान के आईन की ही ओथ ली है ना। ये सारे जो यहाँ पर रकस कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, इन्होंने किस पे हाथ रखकर कसम खाई है देशभक्ति की? भारत के आईन पे ही ना, कुरान तो यही लोग तो फिर लेकर आ गए 370। 370। खैर चलिए, मुझे लग रहा है हम एक अलग तरीके की जज्बाती बहस में चले गए। उसको, मेरा आपके किसी जज्बात को ठेस पहुंचाने का कोई यहाँ पर्पस नहीं है, ना ही कोई इस तरह की चीज। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि ये जो बीच की टीज है ना, इसको हटाने के लिए थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। का मतलब विपिन जी और धनंजय जी, मैं दोनों को बता दूं, चलिए याना कूल डाउन। अरे शांत हो जाइए सतीश जी। नहीं है सतीश जी, चलिए मैं सतीश जी के पास जा रहा हूं। सतीश जी, याना एक बात कह रही हैं कि बिहार में शराबबंदी है, इस तरह की चीज कश्मीर में क्यों नहीं हो जाती? ठीक है, उनका एक थॉट प्रोसेस है, उनका अपना है, लेकिन क्या हम इन्हीं चीजों को कंपेयर करके कश्मीर को अलग करें? मेरा ये कहना है, भारत के इतने सारे स्टेट्स हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। उत्तर पूर्व में अलग तरह की दिक्कतें हैं, नीचे के राज्यों की अलग दिक्कतें हैं, मध्य के राज्यों की अलग दिक्कतें हैं, लेकिन वो सब उस तरह से बात नहीं करते जैसी बात कश्मीर से सुनने को मिलती है। ये मैं बात जज्बाती होकर नहीं बोल रहा, ये फैक्ट है। देखिए, कश्मीर का जहां तक सवाल है, वो एक बॉर्डर स्टेट, वो सामान्य स्टेट नहीं है। इसमें दुश्मन भी बहुत सारे लगे हुए हैं। और ऐसा मीर साहिबा कहेंगी कि वहां अलगाववादी और चरमपंथी नहीं है, तो वो एक गलत बयानी कर रही है। वो है, वो स्ट्रीक है। लेकिन अगर वो स्ट्रीक है तो इसका उत्तर सिर्फ बंदूक से होगा? ये नहीं होगा। बंदूक काम आएगा, जो इसे अलगाववादी और आतंकवादी हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए, दुश्मनों के लिए वो जरूरी भी है, लेकिन आपको बंदूक के साथ गुलाब साथ लेके चलना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ही त्रासदी की बात है कि हमारे पूरे पॉलिटिक्स में या शासन पद्धति में ही हम कह दें तो ये जो मॉडेस्टी और मॉडरेशन का जो 2 शब्द है, वो बहुत तेजी से स्वाहा होता जा रहा है। हम जिस दौर में जी रहे हैं विपिन जी, वो हम कहते हैं इसको राजनैतिक चरमपंथ। राजनैतिक चरमपंथ कि आप एक्सट्रीमिज्म पे जा रहे हैं। बयानों का तो कोई धारा ही नहीं है, धारा प्रवाह, अल बल, झूठ सच कुछ भी बोल दो, उसके प्रभाव दुर्गामी है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कश्मीर के सेंसिटिवनेस को समझते हुए, उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन को भी देखते हुए और उसके इतिहास को भी देखते हुए, हमें वहां डेवलपमेंट चाहिए, जो हुआ है और इधर बढ़ेगा और सबको अच्छा लगेगा। ऐसा माहौल पैदा कीजिए कि वहां का आदमी अपने आप को एसिमिलेटेड नहीं, इंटीग्रेटेड महसूस करे और उसको पूरे पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में, देश की शासन में उसको लगे ये हमारा हिंदुस्तान है। ये जरूरी है उनके बीच में। ये अप्रोच तो चाहिए होगी, ये अप्रोच बिल्कुल आप
ठीक कह रहे हैं कि ये अप्रोच चाहिए होगी। इसीलिए धनंजय जी आपसे एक सवाल, जो कि मैं मान चुका हूं कि वो है, स्टेटस को है कि भाई आपको दिया जाएगा, लेकिन फिर भी जानना चाहूंगा कि पूर्ण राज्य का दर्जा, क्योंकि बहुत फर्क पड़ेगा उससे, उसमें कश्मीर के लिए बहुत सारी चीजें, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारी चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी, वो कब तक मिलेगा? विपिन जी देखिए, जब हालात वैसे होंगे वहां किया जाएगा, और ये तो सरकार ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है और लगातार कहा है, इसलिए जो तो बिल्कुल डिफाइंड है कि होना ही है। देखिए मसला ये है कि एक समय ऐसा भी था, भारत ने हमेशा कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मांगा है, भारत माता का मुकुटमणि है, और उस पर लगी हुई एक कालीमा थी 370, जिसको समाप्त किया गया और उसको जोड़ा गया भारत से पूरी तरह से। हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम लगातार जोड़ रहे हैं। एक समय था कि लाल चौक पर एक भारत का झंडा फहराना मुश्किल होता था। एक पार्टी थी पीडीपी, उसने कहा था कि यहाँ अगर धारा 370 की हटेगी तो यहाँ कोई भारत का तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज तिरंगा कश्मीर की वादियों में लहरा रहा है, ये अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। और लगातार कश्मीर का जिस तरह से वहां पर फंड किया जा रहा है, जिस तरह से विकास किया जा रहा है, युवाओं को पत्थरबाजी से निकाल करके, आज जिस तरह से याना मेरी बता रही थी, जिस तरह से स्टार्टअप शुरू किया गया है, वहां के आम आवाम की जिंदगी को पुरसकून किया गया है और वहां के डेवलपमेंट की कोशिश की जा रही है, वो वाबस्ता जारी है हमारी कोशिश से। और आने वाले समय में बिल्कुल पूरा स्टेटस मिलेगा, राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, और हमारे किसी से कोई 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 शिकायत है ही नहीं। हमारा कहना है कि जुड़ करके पूरा भारत एक होकर के आगे बढ़े। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर के चलने की जो वकालत करते हैं। ऐसा मैंने दुनिया के सारे विचारकों ने जो बातें कही है, चाहे मार्क्स ने कहा, मिल्सी ने कहा, मैकफर्स ने कहा, प्रोफेसर लास्की ने कहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहे हो या गांधी जी कहे हो, सबको प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में दिया, मंत्र रूप में दिया। मोदी जी ने जो मंत्र दिया, आने वाली पीढ़ियां उसमें मंत्रणा करेंगी। कश्मीर का विकास हो, चाहे कन्याकुमारी का, चाहे गुजरात का, चाहे राजस्थान का। और जो बहन कह रही वहां 3 शराबबंदी पे हो, तो स्टेट का मैटर है। स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे बैन लगा सकती है, हर स्टेट में अपने अपना स्टेट के प्रोरोगेटिव है, और ये बैन कोई सेंट्रल गवर्नमेंट तो लगाती नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट तय करती है लॉ और तमाम चीजों पर कि क्या किसको शराब बेचना है, किसको नहीं बेचना है। लेकिन वहाँ टूरिज्म एक बड़ा फैक्टर है, जिस देश दुनिया से लोग आते हैं, तो वहाँ की सरकार इसको भी ध्यान में रखती होगी। और विषय उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो अलगाववाद और आतंकवाद की घटनाएं हो रही थी, जो आने वाली नस्लें बर्बाद हो रही थी, जो कश्मीर की क्यारियों में जो बारूद बू सुलग रहा था, वहां जब फिर से वापस केसर की फसल लहलहा रही है, हमारी खुशी इसी बात को लेकर के, वहाँ अमन चैन रहे, आवाम खुश रहे, यही हम चाहते हैं। हमारे ठीक है, तो एक सवाल इस पर वानी जी से भी कि वानी जी, बहुत सारे काम हैं आपकी सरकार को करने के लिए, बहुत सारे काम। याना ने बताया कि आपने क्या क्या वादे दिए थे, और वो वादे जनता के वादे जो उनकी डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। 370 रहेगा नहीं रहेगा, उससे किसी को सच में कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको पहली फुर्सत में पहली चीज यही करने को मिली। विपिन साहब, पहली बात तो मैं आपको थोड़ा कोर्स करेक्शन कर दूं। आप एक जनरलाइज कर रहे हैं और फिर स्मेयर कर रहे हैं। आप ये बात बोल रहे हैं कि आर्टिकल 370 की किसी को जरूरत नहीं है। ये आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसी बात पे वोट दिया है और आज हमने एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाई है। नंबर एक वो। नंबर दूसरी बात मैं बोलूंगा, यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बात कर रहे थे, मुझे तो सतीश जी की बात बहुत अच्छी लगी। इन्होंने ये बात कही, कहीं ना कहीं वो हमारी बात से मेल खाती है। कश्मीर को चाहिए इस टाइम को एग्जिस्टेंस की तरफ हम एक प्रोसेस शुरू करें। आपको ये मानना पड़ेगा, जिन स्थितियों में हम भारत के साथ जुड़े थे वो सामान्य स्थितियां नहीं थी, वो सर्कमस्टांसेस नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। हमारा एक कंडीशनल एक्सेशन हुआ था, और वहीं से हमारी जो आप ये बोल रहे हैं ये थॉट प्रोसेस कहां से है, ये अलग रहने का, ये क्योंकि हम अलग थे। हमारा राज्य एक ऑटोक्रेटिक राज था, जिसके ऊपर एक महाराजा बैठा था। उसके बाद पीपल्स विल डिराइव हुई, और उसके बाद हमारा मिलन हुआ। वो ऑटोक्रेटिक राज, वानी साहब, वो ऑटोक्रेटिक राज तब खत्म हुआ जब अलगाववादी आकर, नहीं, सुनिए मेरी बात, राजा के ऊपर जितने अटैक्स हुए, जब राजा था तब भी अटैक करते थे, जब राजा निकला तब भी अटैक करते हो। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। दो बातें मत कीजिए, दो बातें मत कीजिए। नहीं, नो, दीज आर द रीजंस, आबे दीज आर द रीजंस। हम पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। दो बातें मत कीजिए, आप दो बातें करना बंद कीजिए। कोई भी कश्मीरी को 370 से कोई मतलब नहीं है। कश्मीरियों को अपने हकों से मतलब है, अपने हुकूक से मतलब है। ये सब बकवास मत कीजिए, हम अलग नहीं है भारत से। ये मत बोलिए हम अलग है भारत से। आप अपने शब्द वापस लीजिए, अल्फाज वापस लीजिए, अल्फाज वापस लीजिए। आप चलिए, ठीक है, इस तरह से बातें नहीं कर सकते आप नेशनल टीवी पे। भारत से अलग है
याना आबिद साहब ने बता दिया कि वो क्या उनके अंदर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। जो इतनी देर से हम 1 घंटे से बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने उस बात को फिर वहीं लाके रख दिया जहां से शुरू हुई थी। मैं करीबन आधे घंटे से सभी पैनलिस्ट को बहुत धैर्य से सुन रहा हूं, तो मेरी बात भी यहाँ पर, मेरे विचार क्या है, मेरे विचार है, मेरी पार्टी के विचार है, आपको सुनने पड़ेंगे। जिस तरीके से मैं सभी हमने सुने आपके विचार वानी साहब, आपके विचार सुने, लेकिन आपके विचार अगर ऐसे होंगे तो फिर किसी को भी आपत्ति होगी उस पर। हाँ बिल्कुल, बात करते याना आप फिर से बीच में आ रही हैं। कभी नहीं कहा कि हम याना भारत आप से फिर से अलग बीच में आ हैं। रही आप हैं। गलत बोल रहे हो। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आप अलग बोल रहे हो। मैंने आपको, आप अपने आप CM अपनी की बारी बात पे नहीं बात रख रहे कीजिए हो। ना। आप विपिन NC साहब, की या बात तो नहीं इनको रख रहे हो। NC ने अरे स्पेशल आप स्टेटस मांगा था, अरे आप लेकिन खुद को अरे भारत आप से बात अलग नहीं करने बोला दीजिए। कभी। चलिए मैडम, आप ही बोल रहे लीजिए हो। पहले, आप बोल लीजिए पहले, बोल लीजिए नहीं, आप अपना झूठ कंटिन्यू रखिए। देखिए विपिन, आप तो देखिए CM विपिन, साहब चलिए ठीक है। देखिए, मैं वानी साहब ये तो नहीं कहूंगा कि याना गलत बोल रही हैं, वो भी कश्मीर से आती हैं और उनका अपना दर्द है, लेकिन ठीक है, आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए विपिन, मैं अपनी बात रख रहा था, मैं सतीश जी की बात की तारीफ कर रहा था कि उन्होंने एक कोएग्जिस्टेंस की बात की, और वो जरूरी है, वो उसी से एक नहीं, कोएग्जिस्टेंस देखिए अलग है। आपने क्या कहा सीधे कि हम लोगों का स्पेशल, हम लोग अलग तरीके से आए थे, हम अलग थे, हमको ये कर लिया, हमको वो कर लिया। अगर आज 2024 में भी आप ये बात कहेंगे तो फिर क्या मतलब है सर? वो हमारी हिस्ट्री से आता है, हमारा मर्जर नहीं, कंडीशनल एक्सेशन हुआ था। मैं वही बात आपको, ये भी था ना कि राजा पर अरे कितने बड़ा आप टैक्स जाना, है, ये भी तो बता दीजिए। एंकर बैठ देखिए, वो हिस्ट्री इतनी सीधी होती, वानी साहब, वो हिस्ट्री इतनी सीधी होती तो क्या बात थी? वो कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, आप उसमें ही अटके रहेंगे कि उससे निकलेंगे? विपिन साहब, आप मेरी बात ऐसी बातें करते हो, इसी वजह से तो इतना आप बात कर लीजिए पहले, आप बात कर लीजिए पहले, बोलना बंद कीजिए। आप बात कीजिए पहले। पाकिस्तानी बोलते हैं लोग। चलिए, मेरा समय समाप्त हो रहा है। वानी साहब 30 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो का सिर्फ अभी एस्पिरेशनल पार्ट सामने आया है। मैं आपको बता दूं, हमारा एक डेवलपमेंटल पार्ट है जिसमें हमने पहली पहल ये की कि एजुकेशन में हमने एकेडमिक सेशन नवंबर-दिसंबर से स्टार्ट किया। आज अगर आपने चीफ मिनिस्टर्स एड्रेस सुना होगा, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि हम बिजली 200 यूनिट जल्दी ही ऐलान करेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें राइस हमने 10 kg करने का वादा किया था वो करेंगे, और जितने भी ये छोटे छोटे वादे हैं जो बेसिक एमिनिटीज हैं हम उन पे डिलीवर करेंगे। बहुत अच्छी बात है वानी साहब, ये बातें आपको शुरू में करनी चाहिए थी। बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं इसके लिए, जरूर कीजिए, पब्लिक के लिए अच्छा काम कीजिए। सतीश जी, 1 मिनट है मेरे पास। आपने हालांकि बात शुरू में बोल दी थी, फिर से वो क्लियरली सुनना चाहूंगा। क्या धारा 370 फिर से हट सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हट सकती है, बिल्कुल नहीं हट सकती है, नहीं हटेगी। और ये भी जरूरी है कि अगर ये न हटे, इसके लिए माहौल बना रहे, कोई इस पर जबरन ज्यादा। जी, मेरा कहने का मतलब था कि मतलब उसको दोबारा लाने की ये जो कोशिश कर रहे हैं वो चीज हो सकती है, नहीं होगी जो आपने शुरू में मना किया? नहीं, अगर आप जल्द से जल्द उनको, उनका जो पुराना स्टेट का जो दर्जा था उसको बहाल कर दें और लोगों को इंटीग्रेट करें, जबरन चीजों को ला दे मत। जी ठीक है, तो देखिए अब ये चलता रहेगा क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के अपने मसले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कोई उनसे अलग नहीं है, उन्होंने भी उसी चीज पे वोट मांगा, वो उसको आगे तक बोलते रहेंगे, इस तरह की चीजें। लेकिन ये बात साफ है कि धारा 370 इस तरीके से तो वापस नहीं आ सकती। और दूसरी बात, उसके आने का कोई औचित्य भी नहीं। आप याना मीर को सुन रहे थे, और ऐसे कई कश्मीरी हैं जिनको एक अच्छा जीवन चाहिए, एक बेहतर जीवन चाहिए, जीवन में अच्छी चीज़ें चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, शांति चाहिए, अमन चाहिए और भाईचारा चाहिए। बीच में इस तरह की आर्टिकल 370, 35A, अलगाववाद, पत्थर, ये सब किसी को नहीं चाहिए। ये बात जिसके मन में जितनी जल्दी समझ में आए उतना अच्छा है, क्योंकि हम सब एक राष्ट्र हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।